सो सेंटर ऑफ मास, देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पार्टिकल डायनेमिक्स, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी बॉडी हो, चाहे बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी है, उसको भी हम पॉइंट मास मान के एफबीडी बना देते थे, है ना। क्या मान के एफबीडी बनाते थे, पॉइंट मास। समझ में आया। अब धीरे धीरे हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पे आने वाले हैं। किस पे आने वाले हैं? रिजिड बॉडी क्या होती है? एक्सटेंडेड बॉडी होगी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। समझ में आया क्या? जैसे ये रिजिड बॉडी है, समझ में आया। और रिजिड बॉडी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आरपीडी कॉन्टेक्स्ट फॉर रोटेशनल मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और डिटेल में, है ना। अभी हम क्या सीखेंगे, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर है वो निकालना सीखेंगे। फिर इस पर मैकेनिक्स कैसे लगाते हैं वो हम सीखेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। समझ में आया? हाँ, अभी तो हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कोई भी बॉडी का, जो एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, तो दो टाइप्स की बॉडी होती है, दो टाइप ऑफ, इसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, समझ में आया क्या? इस बॉडी के अंदर तो दो टाइप के सिस्टम पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, जैसे ये, इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे से लिंक्ड, उन सब से मिलकर एक सिस्टम बना है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना है। समझ में आया क्या? जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये बोर्ड है। समझ में आया क्या? रिंग होती है, स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है, ये सब क्या है? ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? समझ में आया। एक और होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्या होता है? जैसे एक पार्टिकल यहाँ अलग रखा हुआ है m1 मास का, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है m2 मास का, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है m3 मास का। और जो ऐसा अलग अलग पार्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट, अलग अलग है। समझ में आया? तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीखेंगे, फिर इस पे मैकेनिक्स लगाना सीखेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम में, दो टाइप के सिस्टम होते हैं ना, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस जैसे कि ये, है ना। सो इसके हिसाब से समझते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम उसके पूरे मास को ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा मास उस पॉइंट पर है, जहां जिस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, सेंटर मास। वहां पर मैं इसका पूरा मास अज्यूम कर सकता हूँ, कंसंट्रेट कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? हाँ। और वो कैसे डायरेक्टली हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसको आप बैलेंस करके देखो, यहाँ से बैलेंस करोगे तो इधर गिरेगा, यहाँ से बैलेंस करोगे तो इधर गिरेगा। समझ में आया क्या? एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से बैलेंस करोगे तो ये नहीं गिरेगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने उस, देखो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका पूरा वेट को सपोर्ट करेंगे तो ये नहीं गिरेगा। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसके पूरे वेट को मैंने सपोर्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ से सपोर्ट करूंगा तो इसके वेट को मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरे पूरे वेट को यहाँ से कर रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक ऐसा पॉइंट है जहां से करूंगा तो पूरा वेट सपोर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसका पूरा मास उसी जगह पे। समझ में आया क्या? तो जहां से मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, देखो सपोर्ट हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे बीच में इसका क्या है, वहां पे इसका पूरा पूरा वेट कंसंट्रेटेड है, पूरा मास कंसंट्रेटेड। समझ में आया क्या? उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये हर बॉडी, हर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का होता है, और कहाँ होता है, कैसे निकालते हैं, सब हमें सीखना। समझ में आया? जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का बहुत इजी होता है, जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है इसकी वजह से, है ना, बट यहाँ से यहाँ तक तो सिमेट्रिकल है ऐसा में, तो इसको पूरा सिमेट्रिकल मान सकते हैं। सिलेंडर जैसा है पूरा सिमेट्रिकल, तो ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होता है इसके। समझ में आया कहाँ होता है? जैसे इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर पर होगा और इसके अंदर सेंटर वाली जगह पर होगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? जैसे रिंग का कहाँ होगा, रिंग का उसके सेंटर। तो एक और पॉइंट यहाँ से आया, जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के पार्ट के अंदर, रिंग तो क्या होती है, होलो होती है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो हवा में है, उसके बीच। समझ में आया क्या? तो आप सोचो कि यहाँ कैसे सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक पतली सी स्ट्रिंग कट, यहाँ से यहाँ तक पतली सी स्ट्रिंग बांध दो, फिर उसको सपोर्ट कर दो, सपोर्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या? मासलेस स्ट्रिंग लगा दो इसमें, उसमें सपोर्ट कर दो, ये रिंग या बीच में से सेंटर पे बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया क्या? क्योंकि इसका पूरा का पूरा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, आया समझ में? तो यहाँ से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया?
वो एक आता है ना बर्ड, वो बर्ड लेती उसको ऐसे, बहुत छोटा था तब देखी थी, अब पता नहीं अब आती है। एक बर्ड आती है जिसकी चोंच यहाँ पे रख दो तो वो बैलेंस हो जाती है। हाँ, उसको ऐसे बनाते हैं कि उसका सेंटर मास उसकी चोंच में होता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो सेंटर मास क्या होता है, लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी system of particle, center of mass of any system of particle is a point where entire mass can be assumed to be concentrated, where entire mass can be assumed to be concentrated, ठीक है। It is a point where entire mass, लिख लिया सबने, can be assumed to be concentrated, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिख लो, for uniform symmetric bodies, for uniform and symmetric bodies, center of mass lies at geometrical center, जैसे रिंग का इसके सेंटर पर होगा, स्फीयर का भी इसके सेंटर पर होगा, क्यूब का भी इसके सेंटर पर होगा, सिलेंडर का भी इसके सेंटर पर होगा। पॉइंट दिखा देना ना, लिख देना सेंटर ऑफ मास, COM शॉर्ट में क्या लिखेंगे, COM, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर इन सबके सेंटर पर होंगे। सर आप पॉइंट रिपीट कर सकते हैं एक बार, क्या बोल रहे हो, पॉइंट रिपीट कर सकते हैं एक और बार सर। सुना क्या बोला, अच्छा डेफिनेशन बोलना है फिर से। नहीं सर, वो फॉर यूनिफॉर्म एंड second सिमेट्रिक point. बॉडीज, For uniform and symmetric bodies, center of mass lies at the geometrical center. इसका ज्योमेट्रिकली सेंटर वाला जो पॉइंट है वहां पर होता है, समझ में आया। ठीक है, अब लिखो, तो सेंटर ऑफ मास तो सिंपल सी बात है, जहाँ ये वो पॉइंट होता है जहां पर हम पूरा का पूरा मास क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि पूरा मास वहीं पर ही, समझ में आया। हाँ, तो जैसे मैंने पूछा इस पर mg कहाँ लग रहा होगा, तो आप बताओ कि इसके सेंटर, ठीक है ऐसे। अब लिखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को आगे हम बोलेंगे SOP, क्या बोलेंगे, सिस्टम पार्टिकल का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक से ज्यादा पार्टिकल जब होते हैं किसी सिस्टम में
तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ, या सिंपल सिस्टम भी बोल सकते हैं। समझ में आया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्या होता है, तो इसको बोलेंगे DOS। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। जैसे मान लो ये M और ये N, ठीक है, दोनों सेम मास ले लिए मैंने फर्स्ट। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा मुझे बताओ, है ना, ये कोई एक बॉडी नहीं, ये दो अलग अलग बॉडी। तो मुझे इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान रहा हूं मैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास मुझे पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसी से मैं सारी मैकेनिक्स आगे जाए। समझ में आया क्या, तो कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास, एकदम बीच में होगा। समझ में आया, यहाँ होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को हटा के मैं यहाँ 2m लिख सकता हूँ। इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है, 2m। तो उन दोनों को तो मैं हटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 2m। समझ में आया क्या, आया समझ में, आगे कैलकुलेशन अब मैं इसके हिसाब से कर सकता हूँ। आया समझ में। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, M1 और M2, ठीक है, M1 M2 से बड़ा है, तो सेंटर मास एकदम बीच में होगा, या M1 की तरफ होगा या M2 की तरफ होगा, अभी भी एकदम बीच में होगा। इक्वल नहीं है, M1 बड़ा है, किस तरह होगा, M1 की तरफ होगा। जिस तरफ ज्यादा मास होता है बॉडी में, सेंटर मास भी उधर शिफ्ट होता है। समझ में आया क्या, जिस तरफ बॉडी में ज्यादा मास होता है, सेंटर मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग का देखो, अभी रिंग का सेंटर मास यहाँ पर है ना, मैं अगर इसको कट करके आगे रिंग निकाल दूं, तो अब नीचे वाला मास तो गायब ही हो गया। अब मास किधर बचा, ऊपर, तो सेंटर मास ऊपर की तरफ आ जाएगा। आया समझ में, यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, रिंग का मैंने बताया था ना, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, याद है किससे आया था, 2r/पाई। भूल जाता है, याद रखा करो, ठीक है। तो इसका कहाँ आएगा, बीच से थोड़ा इधर आएगा, वो कितना, इससे कितना आएगा, इससे कितना आएगा, वही तो सीखना है हमें। एग्जैक्ट कहाँ आएगा, अभी इतना तो आइडिया लगा सकते कहाँ आएगा, थोड़ा इधर आएगा। समझ में आया, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, M1 + M2। समझ में आया, ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम है, इसमें सारे पार्टिकल अलग अलग हो। आया समझ में, जैसे ये M1 है, ये M2 है, ये M3। अब मुझे इनका आइडिया लगाना है कि कहाँ होगा सेंटर। तो कैसे आइडिया लगेगा, मैंने देखा कि M2 M1 से बड़ा, तो पहले तो M2 M1 का निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो M1 और M2 का तो काम होगा, M2 के बाद ये मान लो यहाँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं M1 + M2। समझ में आया, फिर मैंने क्या देखा, M3 जो है वो इन दोनों के मास से भी बड़ा है ना। तो M1, अब इन दोनों को भूल जाओ, M1 + M2 की तरह यहाँ पे, और M3 की तरह यहाँ पे। तो इन, इसका और इसका सेंटर मास कहाँ होगा, हाँ, और कहाँ होगा, इस इनके लाइन जो, समझ में आया क्या, आया समझ में। तो यहाँ कहीं बना देते हैं अभी, तो आया समझ में। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो तीनों का जो सेंटर मास आया वो यहाँ है। आया समझ में, M3 के पास आ रहा है, क्योंकि M3 का मास ज्यादा है। समझ में आया, सबसे दूर आ रहा है M1, है ना, ये डिस्टेंस तुम निकालोगे, ये सबसे कम है, फिर ये है M2 से, फिर सबसे ज्यादा M1 से, क्योंकि M1 मास सबसे कम है। समझ में आया क्या, अब एग्जैक्ट कहाँ आएगा इसको हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम समझ रहे हैं बेसिक बेसिक, ठीक है। लिखो, तो ये होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम।
क्या हटा दो 1 minute sir. सेकंड है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम जैसे रिंग जिसमें एक साथ बहुत सारे पार्टिकल सब लिंक्ड होते हैं, ठीक है। सिलेंडर अब जरूरी नहीं है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में? ये सब क्या है? कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। मान लो इसका इधर, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग पार्टिकल लिंक टू ईच अदर। समझ में आया? उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट। देख लो, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम ऑफ पार्टिकल, समझ में आया? यूएस हाँ, ये सीओएस कर दो, पहले वाला कंटिन्यूस हो। तो दोनों का हम निकालना सीखेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले हम सीखेंगे डिस्क्रीट का, फिर हम सीखेंगे कंटिन्यूस। हो गया? हो गया? अब लिखो हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास। हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एसओपी, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। शॉर्ट में लिखो सीओएम लिखो, सिस्टम पार्टिकल को एसओपी लिखो, ठीक है। हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? तो इसके लिए हम एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मास मोमेंट। क्या बोलते हैं? वो पढ़ेंगे, उस पर उससे ही हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। सो टर्म है मास मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। इसका सिंबल मैं ले रहा हूं जेड, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालना आ गया तो मास सेंटर ऑफ मास निकालना भी आ जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले तो लिखो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। It is a very important term for localization of center of mass. It is a very important term for localization of center of mass of any SOP. किसी भी SOP की center of mass बताने के लिए बहुत important term, ठीक है। इसी पे डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है देखें, मास मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये हम निकालेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या होता है, मास होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, सबका अपना अपना मास होता है। समझ में आया क्या? जैसे डिस्क्रीट में सबका अलग अलग मास होगा, m1 m2 m3। ऐसे में कंटीन्यूअस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल। समझ में आया? सबका मास होगा छोटा, इसका टोटल मान लो पूरा मास m है, सभी पार्टिकल का क्या मास होगा, dm। छोटे छोटे मास है ना, dm dm dm। समझ में आया क्या? हाँ, तो मास मोमेंट हम किसका निकालते हैं, मास। किसका निकालते हैं, मास। ऐसे ही होता है फोर्स मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं या फोर्स मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मास के साथ मोमेंट लगा हुआ है, उसमें किसके साथ लगा हुआ है, तो वहां पे हम फोर्स का मोमेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, अब जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस।
किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर मास का मोमेंट निकालना है तो मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी मोमेंट लिखा हुआ है जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स या फोर्स मोमेंट, समझ में आया? तो समझ लो कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर। क्या है वो? अभी डायग्राम बना के समझा दूंगा, पहले एक लाइन लिखो। देखो हम फिर से सुनो, हम क्या निकालने वाले हैं? मास मोमेंट। किसका निकालते हैं? सिस्टम पार्टिकल में क्या होता है? मास। तो मास का मास मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट निकालना मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। किसका निकालना है? मास का। तो मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, मास इनटू सम डिस्टेंस। समझ में आया क्या? वो डिस्टेंस क्या होती है? पोजीशन वेक्टर होता है। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से लेते हैं? कोई ना कोई रेफरेंस होता है, वहीं से ना पोजीशन वेक्टर लेते हैं। समझ में आया? जैसे ओरिजिन होगा जनरली, तो एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेटेड 2,3, एक पार्टिकल है जहां जो रखा हुआ है 2,3, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2ik प्लस 3, तो उसके मास को मैं 2ik प्लस 3 जेकब से क्या कर दूंगा? समझ में आया क्या? ऐसे निकालेंगे मास। सो लिखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास मोमेंट of any particle for calculation of mass moment of any particle, it is always calculated with respect to any reference point. It is always calculated with respect to any reference point. समझ में आया क्या? It is always calculated with respect to any फिर से सुनो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम मास सेंटर मास किसका निकाल रहे हैं? हमने टॉपिक क्या लिखा? हाउ टू लोकेट सेंटर मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या होते हैं? मास। हम सभी मास का मास मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास। फिर उस मास मोमेंट की हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। समझ में आया क्या? कुछ ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? मास मोमेंट क्या होता है और कैसे निकालना है। समझ में आया? जैसे मान लो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे मास है, बट में एक मास ये है। समझ में आया? और एक कोई रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट से मैं इस मास तक एक पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? यहाँ से वेक्टर को शुरू करो और यहाँ एंड करो। समझ में आया? ये पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? सो मास मोमेंट ऑफ दिस, मास मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा? इसका सिंबल है जेड। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? इसकी डायरेक्शन होती है, इधर होती है, हम देखते हैं। ये होगा मास इनटू पोजीशन। समझ में आया क्या? जब भी हम किसी भी चीज का मोमेंट निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब कोई डिस्टेंस होती है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया? हाँ, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये मास मोमेंट है किसका? इस m का। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आया? इस रेफरेंस पॉइंट इस मास मोमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी? पोजीशन वेक्टर की तरफ। समझ में आया? मान लो मास, ये एक मास इधर है, तो इसका मास मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ, क्योंकि यहाँ से पोजीशन वेक्टर इधर जा रहा होगा। समझ में आया? एक मास इधर है, तो इसका मास मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ, क्योंकि यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऐसे जा रहा होगा। समझ में आया? आया समझ में? yes, तो मास मोमेंट सिर्फ अभी तक हम, हाँ, मैंने जितना भी बोला, अब आपको सिर्फ इतना सा समझना है तक तो कि मास मोमेंट ऐसे निकालते हैं। बोलो समझ में आया क्या? yes, sir. ठीक है, आर वेक्टर लिख लेना, इट इज अ पोजीशन वेक्टर।
with respect to reference point. हो गया? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मूवमेंट. Center of mass in terms of mass moment. Center of mass in terms of center of mass of any SOP. SOP मतलब is a point, ये एक ऐसा पॉइंट होता है about which mass moment of, अभी रुको पहले समझना फिर लिखना, समझ जब तक समझ में नहीं आया तब तक मत लिखना, ठीक है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी SOP is a point about which mass moment of all the particles of that SOP is 0. Center of mass of any SOP is a point about which mass moment sum of mass moment of all the particles of that SOP is 0. देखो अभी मैंने आपको कुछ एक दो एग्जांपल बताए थे, जैसे अगर हमने दो सेम मास लिए थे, है ना, तो आपने बोला था एकदम सेंटर पे आएगा सर, किधर आएगा? सेंटर पे, यहाँ आया सेंटर ऑफ मास. अब देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, सेंटर मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट किसी भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उन सबका मास मोमेंट का सम क्या होता है? 0 होता है. जैसे अभी आपने खुद ने बोला यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, अब मास मोमेंट निकालो, इस सिस्टम में कितने पार्टिकल है? दो. मान लो ये बीच में ना एकदम, तो ये डिस्टेंस L मान लो, ये L मान लो, या L/2 मान लो, L/2 मान लो. समझ में आया? इसका मास मोमेंट कितना आएगा? m into L/2. सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? m into L/2. इस तरफ आएगा. इसका मास मोमेंट कितना आएगा? m into L/2. उस तरफ कैंसिल हो गए ना दोनों, वेक्टर क्वांटिटी ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0. ये लिखा है 0. समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो m1 है और ये m2 है, मैंने बोला था m1 इज ग्रेटर देन m2, तो आपने बोला था सर m1 के पास आएगा, किधर आएगा? समझ में आया? अब देखो मतलब ये मान लो L1 है और ये डिस्टेंस है L2, तो कहने का मतलब क्या है? m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2 होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा. समझ में आया क्या? हाँ, तभी कैंसिल होगा ना. मास मोमेंट कैसे निकालते हैं? मास इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां से लेते हैं? किसी रेफरेंस पॉइंट से. यहां पर किस कहां से लेना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी SOP इज ए पॉइंट, उसी पॉइंट से लेना है जो सेंटर ऑफ मास. समझ में आया? अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम पार्टिकल इज 0. उन सब का सम क्या होना चाहिए? 0. तो इसका मास मोमेंट कितना आएगा? m2 L2. इसका कितना आएगा? इसका पॉजिटिव में आएगा, उसका नेगेटिव में आएगा. समझ में आया? तभी तो कैंसिल होगा. हाँ, अब देखो जितना मास मोमेंट इसका पॉजिटिव में उतना इसका नेगेटिव में होना चाहिए. ऐसा समझ में? अब देखो अगर m2 छोटा है तो L2 बड़ा होगा, क्योंकि m1 L1 m2 L2 होता है ना. होगा यहाँ पे? समझ में आया क्या? तभी तो कैंसिल होगा. तो m2 अगर छोटा है तो L2 बड़ा होगा, और m1 बड़ा है तो L1 छोटा होगा, तभी कैंसिल होगा ना. इसलिए इधर आ रहा है. समझ में आया क्या? हाँ, तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो सेंटर ऑफ मास उस जगह पे होता है जहां से उसके बाकी सारे पार्टिकल्स का मास मोमेंट हम निकालेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे. आया समझ में?
हाँ, क्योंकि मास मोमेंट ही तो घुमाता है पार्टिकल। जैसे मैं यहाँ से यहाँ रखूंगा तो इधर वाले यहाँ इस पॉइंट से सारे पार्टिकल का मास मोमेंट कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए नीचे गिर रहा है। समझ में आया? यहाँ पे मास मोमेंट, यहाँ पे फोर्स का मोमेंट है, वो कैंसिल नहीं हो पा रहा है। आया समझ में? फोर्स का मोमेंट, सभी पार्टिकल में नीचे फोर्स लग रहे हैं ना, और इस पॉइंट से डिस्टेंस है सभी पार्टिकल की कुछ ना कुछ, वो कैंसिल नहीं हो पा रही। इधर से रखूंगा तो भी कैंसिल नहीं हो पा रही, यहाँ बीच में रखूंगा तो इन पार्टिकल पे भी नीचे फोर्स लग रहा है, इधर वाले पार्टिकल पे भी नीचे फोर्स लग रहा है, वो सब कैंसिल हो। समझ में आया क्या? हाँ, कहां से? सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से। समझ में आया? आया समझ में? तो ये डेफिनेशन समझ में आई। सेंटर ऑफ मास ऑफ any SOP is a point about which sum of mass moment of all the particle of that SOP is 0. आया समझ में? हाँ। So जैसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल है किसी सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से ये मान लो R2, यहाँ से ये R1, यहाँ से ये R3, यहाँ से R4। तो मैं क्या लिखूंगा? अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? तो क्या लिखूंगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 एंड सो ऑन। और भी होंगे मान लो हजारों। समझ में आएगा? इसमें तो बहुत सारे हजारों लाख। समझ में आया? सबका सम मास मोमेंट कहां से निकाला है मैंने? R1 R2 कहां से लिया? कहां से लिया है? सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर सभी पार्टिकल का कहां से डिफाइन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो उन सबका अलग अलग मास मोमेंट निकाला है और सबको पेड किया है, तो टोटल कितना आएगा? 0। शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? ये समेशन का साइन पता है? हाँ, वैसे पढ़ा हुआ है। तो एम आई आर आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एम, जितने भी पार्टिकल इन सब का ये मास मोमेंट ही तो है। एम इंटू आर क्या होता है? मास मोमेंट। इस इक्वल टू क्या आएगा? 0 अबाउट सेंटर। समझ में आया? किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 0 नहीं आएगा। जैसे इसमें लास्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालो 0 नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट है, इधर सबका मास मोमेंट मान लो इधर वालों का सबका पॉजिटिव है, तो इसके इधर भी उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। इधर तो कोई पॉइंट नहीं ना। समझ में आया क्या? हाँ, तो कैंसिल कैसे होगा? तो आया समझ में? तो इस पॉइंट के अबाउट 0 आएगा, बस ये एक ही पॉइंट ऐसा होगा, वो होगा सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? ओके, पढ़ा दो। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल टू पार्टिकल सिस्टम, अभी हम किसका देख रहे हैं? डिस्क्रीट का। किसका देख रहे हैं?
डिस्क्रीट में भी सबसे सिंपल हम देखेंगे टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे m1 ये m2 और इनके बीच की डिस्टेंस है l। हमसे पूछा फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास, क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस लाइन में बीच में कहीं होगा, समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ से x डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है x, तो ये कितना बचेगा l माइनस x, ये सेंटर ऑफ है ना। अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट, डेफिनेशन ऑफ, सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बार बार नहीं, इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट क्या पढ़ा था डेफिनेशन। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है सबके मास मोमेंट का सम क्या होता है? जीरो। समझ में आया? इन शॉर्ट ये पढ़ा था। आया समझ में? ये पढ़ा था हमने, मतलब हमने पढ़ा था m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus m4 and so on is equal to 0। समझ में आया? आया समझ में? अब यहाँ पर m1 का क्या होगा? m1 यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? x, और ये नेगेटिव में होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उस तरफ नेगेटिव है, माइनस आई के, इस तरफ प्लस आई के पॉजिटिव। समझ में आया? m2 का क्या होगा? m2 into l minus x is equal to 0। आया समझ में? क्या होता है माइनस इसके साथ, तो m1 into माइनस x, ये वाली डिस्टेंस मैंने नेगेटिव में क्यों ली? क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होगा और इस तरफ वैसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ, याद है ना सब साइन कन्वेंशन तो वही है सेम। हाँ वेक्टर मोशन में पढ़ लिया हमने साइन कन्वेंशन, वेक्टर जब पढ़ा था तभी पढ़ लिया था ना। समझ में आया क्या? इसलिए माइनस में लिया है ना। अब एक और तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिख रहे हैं। अब आपको क्या याद है कि इस दोनों का मास मोमेंट इक्वल होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। समझ में आया क्या? तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? अगली बार से ऐसे लिखेंगे m1x m2 l minus x। समझ में आया क्या? डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ कि बार बार ऐसे लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, इस क्योंकि इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, कैंसिल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है दोनों इक्वल, इक्वल आया। आया समझ में? हाँ तो अगली बार से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो m1x is equal to m2l minus m2x, x उधर ले जाओगे m2x को, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? m1 plus m2 is equal to m2l। तो x की वैल्यू क्या है? m1 plus या m1 से इतना दूर है तो m2 से भी निकालना है तो l माइनस लो कर। समझ में आया?
जल्दी से निकाल लो सेंटर ऑफ मास इसका। मान लो यहाँ पर यहाँ से कितनी डिस्टेंस थी, मान लो x, तो ये कितनी होगी x 2 minus x, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट 4 into x is equal to 2 into 2 minus, ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे। समझ में आया क्या? हाँ ये कैसा है, समझ में आया ना? 4x is equal to 4 minus 4x, तो 8x is equal to 4, तो x is equal to 1/2 मतलब 0.5। समझ में आया? यहाँ से कितना दूर है और उससे 0.5 1.5। समझ में आया? वहाँ पे -2x आएगा। कहाँ पर? 4 minus 2x सेकेंड है 4 minus 4 into x is equal to 2 into 2 minus x, ये 2 मीटर है डिस्टेंस। तो सर वहाँ पे सेकेंड लाइन सर तो x तो 2x आएगा ना सर? आएगा 2x आएगा, ओके 4x plus 2x 6x, तो 2/3 आएगा, ठीक है? ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4 into 2/3 करो कितना आएगा 8/3, और ये 2 minus 2/3 कितना बचेगा 4/3, 4/3 into 2 करो 8/3 इक्वल आ रहा है। समझ में आया? एक तो 2 kg वाला यहाँ पर है ओरिजिन पर, 3 kg वाला 4,3 पर। समझ में आया? हमसे पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट ऑफ क्या 2 मीटर 2 kg कोऑर्डिनेट बताना, सर 3 होगा आंसर। 3 मीटर x और y कोऑर्डिनेट बताना है। सर x, अच्छा क्या सर x की वैल्यू 3 होगा ना? चेक करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आई पाई, मान लो यहाँ पर, यहाँ से मान लो RC डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, तो ये वाली डिस्टेंस थी। अब मैं इसको x नहीं बोल सकता, x बोल सकता हूँ क्या इसको, इस डिस्टेंस को, क्योंकि x तो इस लाइन में है ना। समझ में आया क्या? इसलिए कुछ और बोल दो, RC बोल दिया मैंने इसको, तो ये कितना होगा 5 माइनस, समझ में आया? तो क्या लिखूंगा 2 into RC is equal to 3 into 5 minus RC। ये 5 समझ में आया ना कैसा आया? यहाँ का कोऑर्डिनेट है 4,3, मतलब ये 4 और ये 3, राइट एंगल बना है ना 4 और 3 का। हाँ, ये भी पोजीशन वेक्टर है इसका 4i के प्लस 3 जगह यहाँ से, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी। समझ में आ गया सबको? So 2RC is equal to 15 minus I into 3RC, ठीक है? तो 3RC plus 2RC 5RC is equal to 15, तो RC is equal to कितना है 3। समझ में आया? ये 3 है, ठीक है? अब मुझे ये नहीं बताना कि यहाँ से कितना दूर है, मुझे क्या बताना है, तो उसके लिए ये 3 आ गया। तो अब तो सिंपल है ना, कंपोनेंट लेना है ना आपको। ये एंगल कितना है, कितना 4/3,
हाँ 10 inverse नहीं, and ये 4 है, ये 3, 3/4, 37 डिग्री माना, समझ में आया? अरे कोऑर्डिनेट से एंगल नहीं निकाल सकते क्या? y अपॉन x 3/4 tan थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना 3 4 5 का, तो ये कितना आया? ये 3 है तो ये कितना होगा? 3 cos 37 और ये कितना होगा? 3 sin, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3 cos 37, 3 into 4/5, 12/5, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 into 9/5, समझ में आया? आया समझ में? ये लेंथी मेथड है, एक और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब दो से ज्यादा पार्टिकल, अभी हमने कितने पार्टिकल को पढ़ा? 2 पार्टिकल है ना, दो से ज्यादा पार्टिकल का जब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन करेंगे तो मैं एक और तरीका बताऊंगा, एक बार में आंसर आएगा, समझ में आया क्या? ये लेंथी मेथड है बट प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया है, ठीक है? उससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आएगा, आया समझ में? उससे लोकेशन निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से कितना दूर है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है? इस वाले में हमने क्या किया याद रखना, लेकिन इसमें हमने पहले मास मोमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से ये डिस्टेंस निकाल ली, इससे 3 मीटर, आया समझ में? फिर कंपोनेंट ले लिया, ठीक है? समझ में आया 2 पार्टिकल का कैसे निकालते हैं? देखिए हो गया, ठीक है? नेक्स्ट कल है हमारी क्लास, कल पढ़ेंगे इसके सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज आप करके नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ठीक है? लिख रहे सबने? हो गया सबका ऑनलाइन यस में? सर, हाँ सर, ओके सर बाय, थैंक यू।